आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 को। तो हम देखेंगे इकाई 2 से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है। इकाई 2 से आता है 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इकाई 2 से 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको देखेंगे। इकाई 2 के अंदर में 2 अध्याय आएंगे, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति, और अध्याय 7 आलेख। इन दोनों अध्यायों में से कुल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि किस टाइप के नंबर क्वेश्चन आएंगे। और जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप पढ़ते हो तो इसमें 8 में आप 8 नंबर ला सकते हो इस इकाई के अंदर से। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो उसको हम लिख लेते हैं प्रश्न 1। तो इसमें से सही विकल्प में क्वेश्चन दे सकता है या तो खाली स्थान से, जैसे कि खाली स्थान में दे सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। ठीक है। इस टाइप से इसको दे सकता है, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप रट्टा लगा लीजिए। तो इसका आंसर है 0 0। जो मूल बिंदु होता है वो 0 0 होता है। इसका यही आंसर है। ठीक है। और हम देखेंगे इसके अंदर में एक और क्वेश्चन दे सकता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। ठीक है। तो इसका आंसर है लंब होता है। नहीं, मिस्टेक है, लंब नहीं होगा, शून्य होना चाहिए। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। तो हमारे इसका आंसर भी 0 0 है और इसका आंसर 0 है। ठीक है। दोनों सेम ही हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आ सकता है कि नीचे कुछ बिंदुओं को निर्देशांक दिए रहेंगे और उनके निर्देशांक का समतल पर प्रदर्शित करना रहेगा। ठीक है। जैसे कि इसमें का पहला क्वेश्चन दिया रहेगा 3 4। ठीक है। तो इसको हमें आरेख से इसको हमें दर्शाना है। जैसे कि इसको हमें आरेख में दर्शाना है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश, और ये दूसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा। इसको हमें ग्राफ पेपर में दर्शाना रहेगा। जब हम एग्जाम दिलाएंगे तो इसके लिए अलग से हमें ग्राफ दिया जाता है। तो हमें कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन है उसको दर्शाना रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर में बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का है तो सिर्फ एक ही बनाने के लिए देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 और 4 है। ठीक है। तो क्या है, धन है, ए भी धन है। तो हमारा धन धन कौन सा चतुर्थांश में रहता है, हमारा पहला चतुर्थांश में रहता है। ए भी इधर प्लस रहेगा और ए भी प्लस रहेगा। तो इसमें आएगा हमारा 3 और 4। तो ये हमारा आंसर है। 2 नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और देखेंगे आगे हम 2 नंबर के और क्वेश्चन आ सकते हैं उसको।
यहाँ पर आलेख क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ लोगों को क्रमशः 100 रुपये। प्रश्न है, कुछ लोगों को क्रमशः 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये, 400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक साधारण ब्याज है। दिया गया है, तो यहाँ पर 1 वर्ष बाद ब्याज के लिए आलेख बताना है। ठीक है, इसको आलेख बताना है, तो इसको हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100 होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे 100 रुपये के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपये बराबर लिखेंगे 100 रुपये मूलधन है, गुणित दर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 10%, तो यहाँ पर आएगा दर, और समय है 1 साल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और पूरे का बटा 100 करेंगे तो 0 कट जाएगा। यहाँ पर बचा है 10 रुपये ब्याज। तो 100 रुपये के लिए 1 साल में 10 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 200 का। तो 200 को यहाँ पर 200 गुणित 10/1 और यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 200 के लिए 20 रुपये ब्याज। 300 के लिए 300 गुणित 10 पूरे का बटा 100, तो 0 यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा 300 के लिए 30 रुपये ब्याज होगा 1 साल का। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 400, तो 400 के लिए निकालेंगे, तो 400 गुणित 10 गुणित 1 पूरे का बटा 100 करेंगे, फिर 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 40 रुपये। तो 400 के लिए 1 साल में 40 रुपये ब्याज बनता है। ठीक है, अब हमें इसका आरेख बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सारणी बनाना पड़ता है, तो हम सारणी बना लेंगे। ऊपर में दर्शाएंगे मूलधन को और नीचे में जो उनका ब्याज बन रहा है उसको दर्शाएंगे ब्याज। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये। तो जब 100 रुपये देते हैं उधार में, तो उसका 1 साल का ब्याज बनता है 10 रुपये। तो जो ब्याज बन रहा है उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। 200 के लिए 20 रुपये और 300 के लिए 30 रुपये और 400 के लिए 40 रुपये। ठीक है, अब इसको हमें आलेख में दर्शाना है, तो पैराग्राफ रहता है, ग्राफ पेपर में बनेगा। मैं इसको ऐसे ही बना के बता रही हूँ आप लोगों को। इसको मानते हैं y अक्ष और इसको मानते हैं x अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो रुपए है जिन पे ब्याज दिया गया है वो यहाँ पर लिखाएगा, और यहाँ पर जो उनका ब्याज मिला है वो इस साइड में लिखाएगा, जैसे कि 10, 20, 30, 40, और यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, ऐसे ही करके 400 रुपये। तो हमें इसको ग्राफ में दिखाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपये का ब्याज हो रहा है 10 रुपये, तो उसका चिन्ह यहाँ पर आएगा। 20 रुपये के लिए हो रहा है 200 में 20 रुपये ब्याज बन रहा है, और 300 में 30 रुपये ब्याज बन रहा है, और 400 में 40 रुपये ब्याज बन रहा है। फिर इनको एक रेख में हमें मिलाना है, ऐसे मिलेगा, ऐसे ही हमें इसको दर्शाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर वाले को बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। जो अभी मैं बता रही हूँ ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और इससे पहले जो बताई हूँ वो 4 नंबर वाला है। वो बाय मिस्टेक हो गया था, 2 को 4 बोल दी हूँ और 4 की जगह में 2 को बताई हूँ। ठीक है, तो देखेंगे ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है,
और जो पहले बताई हूँ 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजली से बना लोगे। ठीक है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 है, 6 0 से होकर जाती है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है प्रवणता। प्रवणता कितना दिया है यहाँ पर? 7/3, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 7/3 तथा बिंदु दिया है 6 0। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई रेखा बिंदु 6 0 से एक्स वाई से होकर गुजरती है, तो हम देखेंगे यहाँ पर रेखा की प्रवणता। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा y माइनस 0 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, उसके बाद जब इसको हम जो घटेगा उसको घटा देंगे और जो कटेगा उसको कटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y बटा x माइनस 6। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा y x माइनस 6 बराबर 7/3 जो दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, त्रियक गुण होगा तो 3y बराबर 7 गुणित x माइनस 6। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 7x माइनस 7 छक्का 42। यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 3y। यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 3y बराबर माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7x माइनस 3y माइनस 42 बराबर 0। यही इसका आंसर है। तो इकाई 3 से हमारा क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। इकाई 3 में एक ही अध्याय है, अध्याय 8। अध्याय 8 है बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, तो इसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर इसमें से 7 नंबर आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 1 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 1 उसका पहला। तो इसमें सही विकल्प वाला क्वेश्चन आ सकता है या तो सही जोड़ी या खाली स्थान। ठीक है, एक ही को मतलब उसी क्वेश्चन को तीनों रूप में दे सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अपने खाते में कोई धन निकालने को बैंक की भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम बैंक जाते हैं और उसको पैसे निकालते हैं तो उसे बैंक की भाषा में क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन में रह सकता है, जैसे कि पहला ऑप्शन रहेगा अधिष्ठ, दूसरा रहेगा बचत, तीसरा रहेगा डेबिट और चौथा रहेगा क्रेडिट। तो इसका सही आंसर क्या है उसको हमें लिखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा डेबिट। ठीक है, जब हम पैसे निकालते हैं तो उसको डेबिट कहा जाता है और जब पैसे को हम जमा करते हैं तो उसे क्रेडिट कहा जाता है। इस क्वेश्चन को घुमाकर भी दे सकते हैं, निकालने का और जमा करने का दोनों का। तो हम जब निकालते हैं
तो उसको डेबिट कहते हैं, और जब जमा करते हैं तो उसको क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो सकता है इसका, बैंकों की एक जमा योजना में जमाकर्ता को प्रति मास एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। जमाकर्ता को निर्धारित अवधि के पश्चात मिश्र धन प्राप्त होता है। इस जमा योजना को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो उस जमा योजना को क्या कहते हैं उसको हमें बताना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आवर्ती जमा योजना। ठीक है, आवर्ती जमा योजना। एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, आवर्ती जमा योजना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, कई बार इसको पूछा भी गया है। 1 अप्रैल से लेकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च तक समांतर खाली स्थान कहलाता है। 1 अप्रैल से लेकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च तक को समयांतर खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। इसको बार बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर है, फिक्स है। ठीक है, अब देखेंगे हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, तो उसको हम लिख लेते हैं प्रश्न 2, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि 5 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन रहेगा, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 एक वर्ष के लिए, 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% ब्याज, वार्षिक ब्याज है ये, वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, मतलब हर 3 महीने में ब्याज जो है वो संयोजित होता है, तो परिपक्वता के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद, परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। एक घुमावदार प्रश्न है, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसको पढ़िए, उसके बाद उसको बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये को 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब साल भर के लिए उसको 16% ब्याज दिया जाएगा, लेकिन जो ब्याज की तिमाही में उसको संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना है, यहाँ पर 20,000 रुपये है, तो मूलधन में 20,000 रुपये लिखाया जाएगा, और समय 1 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 1, लेकिन उसको तिमाही बोला जा रहा है, तो 1 साल में 12 महीना रहता है, और तिमाही है तो उसको 3 के साथ में भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिमाही, मतलब 1 साल में 4 तिमाही होता है, तो यहाँ पर समय आ गया 4 तिमाही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम दर, तो दर यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर दर दिया है 16%, तो 4 तिमाही है, तो इसको 16 को हम 4 के साथ में भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये हो जा रहा है ये 4%, मतलब जो 16% है वो 1 साल में 3 महीने में बटा हुआ है, तो 4% आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 तिमाही आ रहा है, तो 1 तिमाही में आ जाएगा 4, तो 4 तिमाही में हो जाएगा 16%, मतलब अगर वो 1 तिमाही में पैसा जमा करता है तो उसमें उसको ब्याज 4% उसको मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए दर जो है अब 4% है। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो उसका मिश्र धन का सूत्र यहाँ पर लगेगा, मिश्र धन बराबर
यहाँ पर होता है P जो है मूलधन है 1 प्लस R जो है दर है बटा 100 और कोष्टक बंद, और यहाँ पर रहता है सब का घात में रहता है n जो है वो समय को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिश्र धन A जो है मिश्र धन को बताता है। तो A बराबर मूलधन यहाँ पर था 20,000 रुपये, तो यहाँ पे मूलधन को लिख देंगे और यहाँ पर रहता है 1 प्लस R की जगह में दर आया है 4 और पूरे के बटा में यहाँ पर रहेगा 100 और कोष्टक बंद हो जाएगा और यहाँ पर समय हमारा आया है 4 तिमाही, तो यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 का 20,000 रहेगा यहाँ पर, और ये जो है 4 को हम 100 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य और 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 25 एकम 25 और 1 26, तो हो गया 26/25 और पूरे का घात 4। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 20,000 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25, 4 बार लिखाया जाएगा क्योंकि इसका 4 घात है 26/25। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो 20,000 में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 पछे 25 और 5 चौक 20 और 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य। ठीक है, फिर ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य। ठीक है, इसको फिर से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 पछे 25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और इसमें से 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 शून्यम शून्य। फिर इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 बच गया तो हो गया 10, तो 5 दूने 10। ठीक है, अब ये 25 32 से अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर में आया है यहाँ पर 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, 4 बार 26 है और पूरे के बटा में आया है यहाँ पर 25 है और 25 है, तो 25 25 हम 625। ठीक है, इसको हम और आगे कटाएंगे तो जब हम इन सबको आपस में गुणा करते हैं तो इतना आता है 1,46,23,232। पूरे का बटा करेंगे 625 के साथ में और इसको हम कटाएंगे तो फिर कटाते ही इसको तो यहाँ पर आ जाता है 23,397.61। ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये मिश्र धन है। 1 साल के लिए उसको इतना मिश्र धन मिलेगा। उसने 20,000 रुपये 1 साल के लिए जमा किया था। ठीक है, तो उसमें से 3,397 रुपया उसका ब्याज बन रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप उसको इसी तरह से हल कीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन में इसको पूछेगा। 4 में है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अंदर में 2 अध्याय है, अध्याय 9 और अध्याय 10। तो अध्याय 9 में है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं और अध्याय 10 में है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो इन दोनों में से मिलाकर आता है 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे। उसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। इसमें देता है यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सारणी से अभी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 होता है तो उसका मान होता है, वो हमारा आंसर उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सारणी को आप लोग याद कर लीजिएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो तो ये होता है tan 30 अंश का मान।
tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। ठीक है। और इसका दूसरा क्वेश्चन स्टेप से आ सकता है sin स्क्वायर 90 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। तो इसको हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान भी यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, इसको सही जोड़ी में भी दे सकता है। ठीक है, इसको सही जोड़ी में भी दे सकता है। इसके फार्मूले को ज़्यादा देता है खाली स्थान में, सही जोड़ी में या सही विकल्प में। तो आप फार्मूला को याद कीजिएगा, इसमें 2 नंबर फिक्स आएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, तो उसको देखेंगे कि किस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इसमें का हम बनाएंगे क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 अंश 45 अंश और 60 अंश है। तो इसके लिए हमें संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सत्यता की जांच करना है कि ये सत्य है, मतलब कि इसको सिद्ध करना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में अक्सर आता है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया है थीटा बराबर 30 अंश, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर 30 अंश उसका मान को रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो साइन स्क्वायर 30 अंश का मान जो होता है उसको हम यहाँ पे रखेंगे सारणी से, हमें सारणी को याद करना पड़ेगा। तो सारणी में इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान 30 अंश का मान 1/2, और फार्मूला में वर्गमूल है तो यहाँ पर भी वर्गमूल डाल देंगे, प्लस यहाँ पर इसका मान होता है √3/2 और वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग डाल देंगे बराबर 1। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ए हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल इसमें से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, बराबर 1। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, लघुत्तम इसका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/4, तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 1 आया है, मतलब यही सत्यता की जांच है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी इसको दे सकता है और 5 नंबर में भी दे सकता है। जिस टाइम मैं पढ़ रही थी 2016 में, उस टाइम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 4। यही क्वेश्चन बार बार आता है, इसमें सबसे ज़्यादा सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा पूरे का बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पर कॉस थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉस थीटा को कामा निकाल देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा कामा में अंदर में हो जाएगा, इसमें से कॉस थीटा निकल गया है तो यहाँ पर बचा है 1, तो हो गया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस इसमें का भी कॉस थीटा बाहर निकल गया है तो यहाँ पर भी 1 बचा है, तो हो जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में रहेगा तो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इनका लघुत्तम निकालेंगे तो ये होगा नीचे में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है,
और इसको हम ऊपर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक तिर्यक गुणा हुआ, यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कोष्टक बंद हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 4। यहाँ पर फिर होगा कॉस थीटा, कोष्टक बंद करेंगे तो यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस में है और ए साइन थीटा माइनस में है, तो ये कट हो जाएगा और एक दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर यहाँ पर 4 आएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है तो उसको हम गुणा चिन्ह लेंगे और 2 का 2 करेंगे और इसको लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले से आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 4। तो यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से एक कॉस थीटा कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 बटा कॉस थीटा बराबर 4। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से जानते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 सेक थीटा बराबर 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 बटा 2, 4 ही रहेगा। उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर होगा सेक थीटा बराबर 4 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा बराबर 2। तो सेक 60 अंश का मान होता है 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश, तो यहाँ पर थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कभी कभी इसको 2 नंबर के में भी पूछ देता है, लेकिन 5 नंबर के में अक्सर ज़्यादा आता है, ठीक है, इसको ऐसे ही हल करना है। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में अथवा भी रहता है, 4 नंबर से स्टार्ट हो जाता है अथवा क्वेश्चन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊंचाई एवं दूरी का, अध्याय 10 का, इसको आप लोग रट्टा मान लीजिएगा, ठीक है। इसको हम बनाएंगे नदी किनारे, क्वेश्चन है नदी किनारे पर 2 बिंदु, एक कई बार आया है ए और बी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ में आए उसको पढ़ते रहिएगा। के बीच की दूरी 40 मीटर है, नदी किनारे पर 2 बिंदु है, ठीक है, ए और बी है और उनके बीच की दूरी कितना है 40 मीटर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी के इस किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर इस बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 60 अंश तथा कोण ABC बराबर 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दे ही सकता है, ठीक है। तो एक तो पहले मैं बताई उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या वही क्वेश्चन भी आ सकता है, और ए वाला क्वेश्चन, अगर इन दोनों टाइप को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका इसमें नंबर फिक्स है 5 नंबर, ठीक है। तो इसको हल करेंगे
तो इसको सबसे पहले हम चित्र से दर्शाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी किनारे पर दो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु है, ये नदी का किनारा है, और यहाँ पर एक बिंदु है ए, और इसको हम दूसरा बिंदु मान ले रहे हैं बी। ये एक किनारा है और इसी बिंदु का ए दूसरा किनारा है इसी नदी का, ठीक है। तो इसको हम मान ले रहे हैं, इसके समानांतर में बोला गया है तो समानांतर में लिए हैं, और इसके बीच का इसको हम मानते हैं बिंदु सी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर ए बी सी, तो ये हो गया ए बी और सी, एक कोण है, तो एक कोण बना रहा है 60 अंश, और दूसरा कोण बना रहा है बी और ए बी सी, तो यहाँ पर कोण बनेगा 30 अंश का, ठीक है। यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है नदी की चौड़ाई वो कितनी है, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस इतना को हम बना लिया। अब यहाँ पर हल करेंगे, हल सी डी, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी को, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसको हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सी डी बराबर, हमें ज्ञात करना है एच मीटर, इसको दिया नहीं गया है, इसको ज्ञात करना है एच मीटर। और उसके बाद लिखते हैं ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 40 मीटर है, क्वेश्चन में इसको दिया है। और उसके बाद लिखेंगे ए डी, ए से डी की दूरी, ए से डी, इसको 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी डी, बी से डी की दूरी 40 माइनस 100 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 40 पूरे का दूरी है और इतना दूरी 1 है, तो 40 में हम 100 घटा देंगे तो डी की दूरी निकल जाएगी यहाँ पर बी और डी का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको आगे हल करेंगे। त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर है सी डी बटा ए डी। तो यहाँ पर tan 60 अंश का मान निकालेंगे, एच बटा एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 होता है tan 60 अंश का मान बराबर एच बटा एक्स। तो एच का मान हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो √3 एक्स मीटर, ये क्या है हमारा एच का मान है, ठीक है। अब हम आगे हल करेंगे। अब हम देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में है tan थीटा, तो उसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो बी सी डी में दिया है लंब उसका सी डी और आधार है बी डी। यहाँ पर दिया है tan 30 अंश बराबर, यहाँ पर फिर से आ जाएगा h, और यहाँ पर आएगा 40 माइनस 100 बी डी का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है, उसको यहाँ पर रखेंगे, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा h 40 माइनस 100। इसको हल करेंगे तो त्रिया गुण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100 बराबर √3, और यहाँ पर आएगा h। फिर यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस 100 बराबर √3, और यहाँ पर हम h का मान रख देंगे, तो हो जाएगा h का मान है √3x, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 100 बराबर √3 और √3x, और आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 100 बराबर 3x हो जाएगा। 2 3 है अंडर रूट में है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। और इसको हल करेंगे तो पक्षांतर कर लेंगे, 40 बराबर
40 बराबर कर लेंगे 3x और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर 4x। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर होगा 40 और इसके साथ में गुणा है तो ये बटा हो जाएगा, तो 4 एकम 4, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब हम इस x के मान को रख लेंगे एज में, तो एज बराबर था हमारा √3x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और x की जगह में आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे आंसर आ गया है, नदी की चौड़ाई है 10 √3 मीटर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है।